हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो ये जो मैथमेटिकल लॉजिक है, इसके अंतर्गत में हमको सिर्फ ये चार टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो पहला है स्टेटमेंट्स है, दूसरा है कनेक्टिव्स है या कनेक्टिविटीज होती है, ठीक है, और तीसरा है इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस, और चौथा इसमें आता है क्वांटिफायर्स। क्या होता है? क्वांटिफायर्स। तो बेसिक अगर हम देखें तो ये चार टॉपिक ही आपका मैथमेटिकल लॉजिक के अंतर्गत में आता है, ठीक है। टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज होता है, ठीक है, ये आप लोग अलग से नोट करके लिख लेना। जो हमने कंडीशनल पढ़ा था ना, कंडीशनल का सिंबल जो था ना, उस कंडीशनल के टाइप होते हैं। तो कंडीशनल क्या रहता है, पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दूं। ये है कंडीशनल के टाइप, ये इस सिंबल को हम कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता था? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो फॉल्स लिखते थे, बाकी सब ट्रू होता था, ठीक है। तो ये इसका अलग से नाम है इफ देन बोलते हैं। मतलब इफ कंडीशन है देन ये होगा। कंडीशनल का जो फर्स्ट टाइप होता है जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर P कोई स्टेटमेंट है, Q कोई स्टेटमेंट है, तो इनके बीच में ये सिंबल लगा रहेगा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट कंडीशन, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, ठीक है। इफ P देन Q, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, इफ P देन Q। ये है डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का। डायरेक्ट दूसरा है कन्वर्स इम्प्लीकेशन। कन्वर्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इसलिए कई लोग इसको इम्प्लाइज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एक और नाम भी होता है इम्प्लाई, ठीक है, इम्प्लाई। कन्वर्स का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। जैसे P से Q डायरेक्ट था तो इसका कन्वर्स जस्ट अपोजिट, मतलब ये क्या होगा? Q कन्वर्स में क्या होगा? Q कंडीशनल P होगा। ये है कन्वर्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। मतलब अगर P है तो Q आ रहा था, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि Q है, इफ Q देन P। ये है कन्वर्स इम्प्लीकेशन। तो इसका ये डायरेक्ट का ये कन्वर्स हो गया। और इसी में थर्ड पॉइंट है जो कि क्या होता है? इनवर्स इम्प्लीकेशन। ये हम पहले नहीं पढ़े थे, इसीलिए इसको हम अभी बता रहे हैं। तो इनवर्स इम्प्लीकेशन क्या होता है? इनवर्स इम्प्लीकेशन क्या काम करता है? इनवर्स में अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो P से Q है ना, तो इसका इनवर्स जो बनेगा, इनवर्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? P का निगेटिव करेंगे, इन नॉट P, है ना, ये P का नॉट हो गया डायरेक्ट, मतलब ये जो है, और नॉट Q, मतलब न तो P है न तो Q है, ऐसा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इफ नॉट P देन नॉट Q, इसका मीनिंग ये है, नॉट Q मतलब P भी नहीं है, यदि P नहीं है तो Q भी नहीं आएगा, इसका मीनिंग ये, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट है चौथा, जो कि फोर्थ पॉइंट है, जो कि उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। अब कंट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं कंट्रा पॉजिटिव को? नॉट Q, इधर का नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। कंट्रा पॉजिटिव इनवर्स के जैसा थोड़ा सा अलग है। इनवर्स में क्या होता था? P का नॉट और Q का नॉट, और कंट्रा पॉजिटिव में क्या है कि ना तो Q है ना तो P मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आ गई ना अभी आप सब लोग को समझ में, कि अगर P से Q है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, Q से P हो गया तो उसको बोलते हैं कन्वर्स इम्प्लीकेशन। इनवर्स में क्या होता है? P भी नहीं Q भी नहीं, ये है इनवर्स। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या रहता है? कंट्रा पॉजिटिव में Q भी, मतलब राइट साइड Q भी नहीं होगा, P भी नहीं होगा। और इसका आपको बनाना है कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव बनाना है। चलिए अब इस सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या समझ में है ना? डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, हम बोलेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि 4x - 2 = 10, 4x, उसके पहले इफ लिखा, इफ यदि 4x - 2 करते हो 10 आता है, तो देन बोलता है कि x की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसको P मानना पड़ेगा, इसको Q मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग? P और Q कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम मानेंगे, मान लेते हैं कि ये जो P स्टेटमेंट है वो कौन है? ये पूरा 4x - 2 = 10, ये पूरा P है। अच्छा, Q कौन होगा? तो Q की वैल्यू जो है वो x = 3, ये Q है। दो स्टेटमेंट मिल गया। P क्या है? पूरा 4x - 2 = 10, Q क्या है? पूरा x - 3। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, है ना। P यदि ये है तो देन x होगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट पहला की बात करें तो डायरेक्ट क्या है? P कंडीशनल Q है। क्यों है?
क्योंकि इफ 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 10 है तो x का मान निकालना, तो यहां से x कैसे निकलेगा, तो 4x इक्वल्स टू 10, ये उधर जाएगा, यहाँ 2 है, 4x माइनस 2 है तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 4x इक्वल्स टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू आएगा 12/3, 4, और 4 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो हम बोल सकते हैं कि यदि ये है देन x का मान 3 होगा, तो यही बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यदि 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 10 है तो x का मान 3 है, ये तो दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है, दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम इसका पहला काम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट क्या हो गया, अब इसका हम कन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, कन्वर्स में क्या करते हैं देख लो, पहले बताया कन्वर्स में Q इंप्लाई P होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, Q से इंप्लाई P निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्स, कन्वर्स क्या होगा, देखो P कंडीशनल क्यूब है तो इसका कन्वर्स क्या होता है, इसका कन्वर्स होता है Q से P। ठीक है, तो पहले Q को लेके चलोगे तो Q क्या होगा, हम बोल सकते हैं Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अब Q बराबर है आपका, Q मतलब x बराबर 3 है। ठीक है, और P का मतलब क्या है आपका 4x माइनस 2 है। ठीक है, अब इफ x इक्वल्स टू 3, यदि x का मान 3 है तो देन क्या 4, इसकी वैल्यू 10 आएगी, देखते हैं 4x माइनस 2 को वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 3 10, 4x माइनस 2 इक्वल कितना आएगा, देन 4x माइनस 2 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 2 कितना होगा, 4 3 जा 12 माइनस 2 कितना आएगा, 10 आ गया कि नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि यदि, अब ये दोनों साइड से ट्रू हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि इफ x इक्वल टू 3 होगा तो 100% 4x माइनस 2 निकालोगे 10 आएगा। हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये कौन था, क्यूब, तो क्यूब कंडीशनल P, ये हो गया डायरेक्ट का कन्वर्स। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ, क्या प्रूफ किए हम लोग, कन्वर्स प्रूफ किए हैं। अब आते हैं थर्ड, इनवर्स। इनवर्स कैसे प्रूफ करेंगे, इनवर्स के लिए नॉट P होता है और नॉट Q लाना है। तो नॉट P मतलब क्या होता है कि P जो है वो कितना है, P की वैल्यू ये थी 4x माइनस 2 है, 4x माइनस 2 है, तो हम ये मान के चलेंगे कि P का नॉट का मतलब 4x माइनस 2 की वैल्यू जो 10 थी, हम मान के चलेंगे कि ये 10 नहीं है, क्योंकि नॉट P लिखा है, इनवर्स निकालना ना, तो इनवर्स में क्या होता है, P का नॉट, P की वैल्यू जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 4x माइनस 2 का मान अगर 10 नहीं है, ठीक है, तो देन ये इफ केस है, इफ उधर जाएगा तो 10 प्लस 2 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 4x नॉट इक्वल टू 12, हम बोल सकते हैं x का मान नॉट इक्वल टू 4 3 जा 12, तो x का मान 3 भी नहीं होगा, मतलब अगर 4x माइनस 2 का मान 10 नहीं है तो x का मान 3 भी नहीं आएगा, दिस इज अ क्यूब, ये क्या है, नॉट क्यूब। ठीक है, तो ये P जो था, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसको से लिखो, इफ 4x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 10 देन x का मान नॉट इक्वल टू 3, तो देयरफॉर इसको कैसे लिखा जाएगा कि जो है निगेशन P है ना, निगेशन P इंप्लाई करता है किसको, निगेशन ऑफ Q को, P का नॉट इंप्लाई करता है नॉट Q को। ये आपका जो बना है, एक क्या बनाए हम, इनवर्स बनाए। इसका एक और टॉपिक जो कि लास्ट है, चौथा पॉइंट कौन सा, कंट्रा पॉजिटिव। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या, नॉट Q देखते हैं ना, तो नॉट Q क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। नॉट Q ये होता है कंडीशनल नॉट P, यानी Q भी नहीं है P भी नहीं होगा। अच्छा, Q क्या था, तो Q था आपका x नॉट इक्वल टू 3, ये Q है, तो Q नहीं है, नॉट Q का मतलब क्या होगा, तो नॉट Q हम बोल सकते हैं कि इफ x का मान अगर 3 नहीं है, ठीक है, देन, तो जब x का मान 3 नहीं है तो 4x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो जब x का मान 3 नहीं है, तो जब अगर 3 रखता हूं तो 10 आ रहा है, मतलब 3 नहीं है, तो ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये 10 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम फाइनली इसको कैसे लिखेंगे, तो नॉट क्यूब
इम्प्लाई नॉट पी, जब तक ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आप लोग को यहाँ पर मैंने सिखा दिया कि अगर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो उससे हम उसका क्या क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, कन्वर्स निकाल सकते हैं और कंट्रा पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या होता है इसको डिफाइन करना है विथ सूटेबल एग्जांपल। चलिए आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। अब लॉजिकली इक्विवेलेंस की डेफिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लॉजिकली इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मीनिंग होता है कि कोई दो चीज के लिए होता है, जब दो चीज का हम कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों लगभग प्रॉपर्टी वाइज सेम दिखती है तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे लाइक कोई दो पेन है, अलग अलग ब्रांड के पेन है, बट दोनों कैसे होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का काम लिखने का ही है। तो हम बोल सकते हैं कंपनी अलग है तो क्या हुआ, लेकिन पूरा काम सेम वही कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ लॉजिकली इक्विवेलेंस। वहां पर वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, यहाँ लॉजिकली इक्विवेलेंस का मतलब भी वैसे ही है कि दो स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहला काम ये समझो कि लॉजिकली इक्विवेलेंस होता है कोई दो स्टेटमेंट दिया होगा, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी वर्ड लिख सकते हैं। तो दो स्टेटमेंट हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। कब? ये जो ट्रूथ वैल्यूज होगी ना उनकी, ट्रूथ वैल्यूज मींस ट्रू फॉल्स वाला जो चलता है, वो जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो क्या होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट का आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज मान लेते दो स्टेटमेंट कौन है, लेट पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पी और क्यू की जगह मैं ए और बी दे देता हूं। मान लो ए और बी जो है आर क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट हैं, एंड ए एंड बी आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। मान लो कि ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस है। then it is denoted by a logically equivalence to b। तो a और b के बीच में हम तीन इक्वल लगा देते तो उसको लॉजिकली इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि दोनों स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यूज होगी वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सेम होगा। मान लो a और b कोई दो स्टेटमेंट है तो उसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंस होगा। अगर वो लॉजिकली इक्विवेलेंस है तो उसको डिनोट इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए और बी के बीच में तीन इक्वल लगा हुआ है। और दूसरी चीज की ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। क्या? क्योंकि ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो मतलब ये भी होगा। एंड ए और बी के बीच में अगर आप बाई कंडीशनल लगाओगे तो ये क्या होगा, इज अ टोटोलॉजी। ये एक टोटोलॉजी होगा 100%। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसकी, डिफाइन लॉजिकली इक्विवेलेंस की। अब आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपको एग्जांपल भी साथ में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि यहाँ पर ये चेक करो कि कितने स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर पूरी लाइन में अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेटमेंट है ये आपको चेक करना है। तो मुझे तो पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट दिख रहा है, तो दो स्टेटमेंट है तो उसी हिसाब से यहाँ पर टेबल भी बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है समझना है भाई। सबसे पहला पी है, क्यूब है और यहाँ पर निगेशन क्यू है, तो जो है वहीं पास में निकाल लो बेटर। पी कंडीशनल क्यू लगाना है, पी और क्यू के बीच में कंडीशनल लगाना है। अच्छा, ये ए है और ये बी है, दोनों आइडेंटिकल होने के बाद उसको टोटोलॉजी भी प्रूव करेंगे ना एक केस में। और ये इसका नॉट ऑफ पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू का नॉट, ये बनेगा पी एंड निगेशन क्यू। और इसको हम नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। यहाँ लगाएंगे ए और बी के बीच में बाई कंडीशनल। पी में जब दो स्टेटमेंट होते हैं तो चार पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या क्या हो सकता है, दोनों ट्रू हो, या ये ट्रू ये फॉल्स हो, या ये फॉल्स ये ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स रहे। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती है जब दो स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, निगेशन क्यू मतलब जस्ट इसका अपोजिट करना है। ट्रू है तो फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स है तो ट्रू बोलेंगे, ट्रू है तो फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स है तो ट्रू बोलेंगे। अब P से Q में कंडीशनल, P और Q के बीच में डायरेक्ट कंडीशनल। डायरेक्ट कंडीशनल क्या कहता है कि यदि ये ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, जैसे ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। इसके अलावा कुछ भी केस मिलता है तो वहां पर हम ट्रू लगाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ट्रू और ट्रू है तो ट्रू ही लगेगा, और फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स है तब भी ट्रू ही आएगा। सिर्फ ट्रू फॉल्स ही फॉल्स होता है। अब इसका नॉट बोल रहा है, इसका नॉट मतलब इसका निगेशन करना है, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। अब P और Q, नॉट Q के बीच में एंड लगाएंगे, तो P कहाँ है, ये नॉट Q ये है, दोनों के बीच में एंड। और एंड कैसे लिखते हैं, जब एंड तब लिखा जाता है ना जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स होगा। तो ये P है, ये निगेशन है, देखो दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर ये और ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, और दोनों एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी फॉल्स ही आएगा। क्या दिख रहा है, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज, इसी को बोलते हैं ट्रूथ वैल्यूज। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज जो हैं आइडेंटिकल है। पहली डेफिनेशन से समझो भाई आप, पहला डेफिनेशन ये बताएं कि अगर कोई दो स्टेटमेंट है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यूज होगी दोनों स्टेटमेंट का वो आइडेंटिकल होगा। तो दिस इज अ ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या आई है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये दोनों सेम आया, सेम आया मतलब आइडेंटिकल आया, ठीक है। और अगर इनके बीच में हम बाई कंडीशनल लगाएंगे तो वो हमेशा टोटोलॉजी आएगा। वो दिख रहा है कि टोटोलॉजी काम क्या करता है, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू ही आता है, या दोनों ट्रू है तब भी ट्रू ही आता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये पूरा टोटोलॉजी आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि सिंस ए बाई कंडीशनल बी इज अ टोटोलॉजी, इसका मतलब है देयरफॉर ए और बी जो हैं लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं। और ए कौन था, ए है आपका निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, ये जो है लॉजिकली इक्विवेलेंस है पी एंड निगेशन क्यू के बीच। समझ आई बात सबको कि लॉजिकली इक्विवेलेंस अगर प्रूफ करना हो तो उसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर P आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ R आएगा, तीन स्टेटमेंट ही हो गया। फिर Q और R के बीच में हम यहाँ लगाएंगे बाई कंडीशनल लगाएंगे, Q और R के बीच में कंडीशनल, फिर P से लेके कंडीशनल अप्लाई करेंगे, ये जो आया है आपका Q कंडीशनल R, इसके बीच में हम लगाएंगे और इसको हम नाम देंगे क्या, कैपिटल A, ठीक है। ये सेट, ये वाला कॉलम आपका A। उसके बाद यहाँ पर हम P और Q के बीच में एंड लगाएंगे और फिर P एंड Q कंडीशनल R लगाएंगे और इसको नाम देंगे क्या, B। और यहाँ पर हम लगाएंगे A और B के बीच में बाई कंडीशनल, और ये टोटोलॉजी आना चाहिए, इतना कॉलम जाएगा। तीन स्टेटमेंट होते हैं ना P Q R, तो 8 पॉसिबिलिटीज बनती है, 8 केस बनेगा। 8 वो क्या कैसे रहता है, 4 बार ट्रू रहता है, 1 2 3 4, और 4 बार फॉल्स रहता है, 1 2 3 4, 4 बार फॉल्स रहेगा, ठीक है। फिर Q में क्या लिखते हैं, 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, ऐसे। फिर R में क्या करते हैं, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, इस तरह से रहता है। 8 पॉसिबिलिटीज कैसे आया, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज जब हम स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर 2 ही इसके फेसेस होते हैं, है ना, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसीलिए 2 की पावर चलता है, तो 2 की पावर 3 स्टेटमेंट है, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। Q से R में जाना है, तो अब ये Q है ये R है, इनके बीच में कंडीशनल लगाना है। कंडीशनल कहता है जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू लिखते हैं। तो एक तो यही दिख रहा है ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स आएगा। और कहीं दिख रहा है क्या इसमें, एक यहाँ दिख रहा है, देखो ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। बाकी जो भी केस है उन सब में ट्रू आता है, तो यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। सब अदर केस में ट्रू आता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स फॉल्स बनता है। अब ये P है और ये QR, अब यहां से यहां जाना है, ठीक है, तभी वो A कॉलम जनरेट होगा। तो कैसे करेंगे, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, बाकी सभी फॉल्स हैं तो चारे को चारों यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। क्लियर है, ये मिल गया A कॉलम।
अब बात करते हैं P और Q के बीच में एंड लगाएंगे, तो ये P है ये Q है, इनके बीच में एंड लगाओगे। एंड कैसे काम करता है, जब दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स हो जाता है। यहाँ भी दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, बाकी ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ भी दोनों चारों फॉल्स है तो फॉल्स, तो सभी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो एक फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, ये चौथा फॉल्स, ये पांचवा फॉल्स, ये छठवा फॉल्स। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया ना। अब कैसे इंप्लाई करना ये समझना, P एंड Q से R में जाएंगे, तो ये आपका पहला है, दूसरा ये है, तो यहां से यहां जाएंगे तो ट्रू 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 आएगा। ये पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। फिर यहाँ सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स से जाएगा तो सारे ट्रू आते जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पहला ट्रू होना चाहिए था। यहाँ सभी फॉल्स है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। चेक कर सकते हो दोनों कॉलम आइडेंटिकल होंगे, ए और बी का जो कॉलम है वो आइडेंटिकल होगा। देख सकते हो यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू है, फिर एक फॉल्स है, फिर एक फॉल्स है, फिर पूरा ट्रू है, यहाँ पर भी पूरा ट्रू। तो इनके बीच में जब आप बाई कंडीशनल लगाओगे तो दोनों सेम है तो ट्रू आता है, चाहे दोनों ट्रू हो चाहे दोनों फॉल्स हो। दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं। तो ये क्या बन चुका, टोटोलॉजी बन चुका। अब ये टोटोलॉजी हो गया तो हम बोल सकते हैं दिस एंड दिस आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि सिंस ए जो है बाई कंडीशनल बी क्या आया, इज अ टोटोलॉजी। और जब ये टोटोलॉजी होता है तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच कैसा है, बाई लॉजिकली इक्विवेलेंस है। और ए कौन था आपका, ए था पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, लॉजिकली इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, पी एंड क्यू कंडीशनल आर, तो ये जो है आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंस है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट चेंज किया है बस, प्रूव दैट यहाँ पर पी कंडीशनल ये चेंज किया है। अब यहाँ सिंगल एरो भी लग सकता है, डबल एरो भी हो सकता है। ठीक है, पी कंडीशनल ये कंडीशनल ही है, क्यूब और आर ये लॉजिकली इक्विवेलेंस होता है, पी कंडीशनल क्यूब। ठीक है, और पी कंडीशनल आर, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। प्रूफ करना है कि ये भी क्या होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, ये तो अभी छोड़ो, इसमें क्या दिया हुआ है इसको अपन को भरना है, ये तो नया आएगा, ये चीजें रहेगी नहीं। और क्या क्या आएगा, सबसे पहले Q और R के बीच में और लगाएंगे, तो Q ये है, R ये, इनके बीच में और लगाओगे तो क्या बनेगा। और कैसे काम करता है, जब दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है। ठीक है, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है। बाकी ट्रू, फिर यहाँ पर भी आपका ट्रू, फिर यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका Q और R के बीच में। और अब आपको जो है P से लेके इसके बीच में कंडीशनल अप्लाई करनी है। कंडीशनल कहता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होगा, तो ये एक फॉल्स दिख रहा है, यहाँ ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स यहाँ फॉल्स आएगा, बस बाकी कहीं भी नहीं आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। तो यहाँ पर भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, 3 ट्रू यहाँ, बाकी यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स ट्रू ही होता है कंडीशनल में। P और Q के बीच में कंडीशनल लगाने का, तो P ये है, Q ये, इसमें देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा, तो बाकी इधर के दोनों ट्रू रहेंगे, तो शुरू के स्टार्टिंग के दोनों ट्रू, फिर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, फिर ट्रू और फॉल्स, फिर से नेक्स्ट फॉल्स है ना, दोनों ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद पूरा फॉल्स हो गया सामने में, तो ये चारों ट्रू आ जाएगा, 1 2 3 चारों ट्रू आ जाएंगे। उसके बाद P और R के बीच में कंडीशनल, P ये है, R ये है, P और R के बीच में कंडीशनल देखोगे तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, फिर दूसरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है।
उसके बाद यहाँ पर है चौथे नंबर पे, तो थर्ड वाला ट्रू चौथे नंबर पे फॉल्स आएगा। क्यों? एक ही ट्रू और फॉल्स है, बाकी फिर चारों फॉल्स है, तो मतलब यहाँ ट्रू बनेगा। 1 2 3 4। फिर इन दोनों के बीच में और लगाओगे। और कैसे काम करेगा? जब दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा, या एक ट्रू तब भी ट्रू आएगा। ठीक है, जब दोनों फॉल्स तभी फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू आता है। तो ओवरऑल देखोगे तो इसमें सिर्फ एक फॉल्स है। ये दोनों कॉलम चेक करो, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो इनके बीच में बाई कंडीशनल लगाओगे तो पूरा टोटोलॉजी आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू ही होता है। तो जब ये पूरा टोटोलॉजी आ जाता है तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं भाई? सेम कहानी को दोहराएंगे और बोलेंगे कि ए और बी बाई कंडीशनल है ना। मतलब वो टोटो बाई कंडीशनल लगाया तो टोटोलॉजी आया, मतलब ए इक्विवेलेंट है, मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। तो आपस में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन था P कंडीशनल Q कंडीशनल R। ठीक है ना, P Q और R था। लॉजिकली इक्विवेलेंस है P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R। और इसके बेस पे आप लोग चाहो तो कुछ थ्योरम्स बना सकते हो, जो मैं आप लोग को यहाँ पर दे देता हूँ। क्या है? जैसे अलग अलग थ्योरम्स हैं, है ना, कुछ थ्योरम्स आप चाहो तो इसको यूज करके बना सकते हैं। ये समझो आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, पहला जैसे आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में दो प्रॉपर्टी बनेगी भाई, दोनों के लिए बनेगा। पहला कि P, ठीक है, P और Q एंड एसोसिएटिव में क्या रहता है? साइन सेम रहता है, तो सिंबल का फर्क होता है। P और Q और R एक और के लिए बनेगा, दूसरा एक एंड के लिए बनेगा, P एंड Q एंड R। तो ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंस बनेंगे, P एंड Q एंड R। ये आप लोग चाहो तो बना सकते हो। पहला है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप इसका निकाल लो, ये पूरा P है, ये पूरा Q है, टोटोलॉजी आएगा। जैसे मैंने अभी बताया डिक्टो सेम उसी मेथड से बनाओगे तो बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये सब बाई किस में है? मैथमेटिकल लॉजिकल में है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा? जैसे पहला इसमें भी आएगा कि P और इसमें साइन बदल जाता है Q एंड R, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कैसे? P और Q एंड P और R। एक तो ये इसी में सेकंड है कि P एंड अगर करें क्यूब और R के बीच में, ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंस आएगा, P एंड क्यूब और P एंड R। ऐसा P एंड Q और P एंड R, जैसे जस्ट इसके जगह भी कंडीशनल अप्लाई किए थे वैसे ही था ये भी। तो ये दूसरा दो प्रॉपर्टी ये हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या कहता है? इसमें भी दो हैं। पहला कि P और Q का अगर आप क्या निकालते हो? निगेशन निकालते हो, वो किसके इक्वल आएगा? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q में बदल जाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें भी रहता है निगेशन। अगर हम P एंड Q का निगेशन निकालेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस आएगा निगेशन ऑफ P और में बदल जाएगा निगेशन ऑफ Q। जब इंडिविजुअली टर्म्स में बंटता है तो वो एंड और में बदल जाता है और एंड में बदल जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग को अगर लॉजिकली इक्विवेलेंस पूरा क्लियर हो गया तो ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं।